हाँ जी, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑप्शन में तो देख लिया सही है। एक काम करते हैं, बाकी ऑप्शन से भी रीड करके कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रही हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। द कलर डिसअपीयर ड्यू टू डाइल्यूशन। अब ये जो बात है ना, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है पानी डालने की वजह से वो कलर डिसअपीयर हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे 9th क्लास की नॉलेज चेक कर रहा है। 9th क्लास में एक चैप्टर था मैटर का, उसके अंदर एक्टिविटी थी KMnO4 की। उस KMnO4 की एक्टिविटी में वो क्या करता था, जिसमें उसने एक पॉइंट समझाना होता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इस पॉइंट को समझाने के लिए उसने एक एक्टिविटी कराई थी कि पानी में KMnO4 की क्रिस्टल्स डालता है, वो पिंक कलर हो जाता है, उसमें और पानी डालता है, फिर वो लाइट पिंक हो जाता है, और पानी डालता है, लाइट पिंक, पिंक रहता है पर पिंक फेड होता रहता है। ठीक है, तो पिंक कलर डिसअपीयर नहीं होता उससे। क्लियर है बच्चे? तो कह रहे कि KMnO4 अनस्टेबल है, अनस्टेबल ही बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तो ऑप्शन 1 ही सही है। मैंने आपको बाकी इसलिए सिखाई क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी ये नीचे लिख दे, बाकी भी तो आपको पढ़नी पड़ेंगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कह रहा है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, देखो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। जब वाटर इवेपोरेट होते हैं फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो H2O ही रहता है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी एक फिजिकल चेंज है, वाटर तो वाटर ही रहता है ना। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट की फिजिकल स्टेट बदल जाती है, वो एक्वस फॉर्म में आ जाता है। कंबशन ऑफ LPG, जब LPG का कंबशन होता है तो आप जानते हैं CO2 प्लस वाटर बनती है, जो कि एक केमिकल चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, तो डी आंसर। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस इक्वेशन, कह रहा है इनमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस इक्वेशन से हमें नहीं मिलती है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आप एक बात बताओ, रिएक्शन बैलेंस कर दूं तो उससे फिजिकल स्टेट पता चल जाएगी आपको? नहीं, तो आंसर क्या हुआ? फिजिकल स्टेट हमें नहीं पता चलती अगर रिएक्शन क्या हो, बैलेंस्ड हो। सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम भी मिल जाते हैं बैलेंस से, वेदर पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और ये भी पता चल जाता है, तो आंसर क्या हो गया? फिजिकल स्टेट बैलेंसिंग से नहीं पता चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजें कंबाइन करती हैं और एक बड़ा प्रोडक्ट बनाती हैं, उसके अलावा और कोई चीज नहीं बनती। अब बताओ, ये तो टूट रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है? और डिकम्पोजिशन भी कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखो, ये और ये कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। ये और ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये और ये मिलके कंबाइन हो रहा है, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ये दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, कह रहे हैं इनमें से कौन सी में केमिकल रिएक्शन होंगी? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर, आप एक बात बताओ, आप ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लो, क्या वो केमिकली रिएक्ट करेगा? नहीं। अंडर हाई प्रेशर करोगे तो हो सकता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन बन जाए, पर वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, आप एयर को हाई प्रेशर दो, एयर लिक्विड बन जाएगी, पर वो रिएक्ट नहीं करेगी। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, आप पेट्रोल को चाइना डिश में रखो, इवेपोरेट हो जाएगा, पर वो रिएक्ट नहीं करेगा। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, कॉपर को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ ऐसे एक्सचेंज होते हैं। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है पर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसमें लेड ने कॉपर को हटा दिया और लेड अंदर आ गया, कॉपर बाहर हो गया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जिसको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मत लिखना। इसमें देखो Na इधर आ गया, Ba इधर आ गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, ये तो कॉम्बिनेशन है, ये कंबशन है, तो कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है बताओ? केवल सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, देखो जो AgCl होता है ना, आप उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो तो AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं, जरा ध्यान दो, कभी कभी कहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो उसमें आपको ये कहेगा गिव रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, तो बच्चे को लगता है कि यार उसमें Ag प्लस Cl2 बनती है, तो बच्चा इसका फॉर्मूला ये लिख देता है AgCl2 गिव्स Ag प्लस Cl2। ये बेवकूफ़ी मत करना, AgCl होता है
और सनलाइट के एक्सपोजर में वो Ag+Cl2 में जाता है और ये ग्रे कलर का होता है। फिर जब बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, बाद में बैलेंस करना, उससे पहले नहीं। पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ और है, जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो ग्रे क्यों हो गया, क्योंकि क्या फॉर्मेशन हुई, सिल्वर की फॉर्मेशन से वो ग्रे हुआ। आगे चलते हैं। सब्लिमेशन ऑफ AgCl सब्लाइम नहीं हो रहा, डिकम्पोज हो रहा है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से उसके वेपर बन गए, वो सब्लाइम हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, कह रहे क्लोरीन गैस AgCl से डिकम्पोज हो रही है, सही कह रहे गलत कह रहा है। आगे चलो, पर वो ग्रे तो सिल्वर की वजह से हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ AgCl नहीं, तो आंसर क्या, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब बेकार है। आगे चले जी। तो देखो मेरा पर्पस ये नहीं आपको सिर्फ सही आंसर ढूंढना सिखाऊं, उसके अलावा जो और ऑप्शन है उनसे भी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सिखानी है। कभी कभी कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आप डील तो कर लोगे बच्चे, नहीं तो फिर वही होगा जो क्वेश्चन करा रहा हूं वही कर पाओगे, एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाओगे। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ये लो जी, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, विग्रसली रिएक्ट करता है, विग्रसली मतलब बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है विद वाटर के साथ। ठीक है जी। क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लो जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना दिया उसने विद द लिबरेशन ऑफ हीट, और हीट भी निकलती है, तभी तो विग्रस रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है जी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं उसको, स्लैग्ड लाइम। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। कह रहे हैं जब इसका हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लाइम वाटर का। आगे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्लैकिंग लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। इट इज एन एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एंट्री, क्या इसमें हीट एंटर कर रही है, हीट रिलीज हो रही है, जहां पे विग्रस हो गया ना, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक होता है। ये एक एक्सोथर्मिक है, ये तो सही है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। अब ये बात वो बच्चा कर सकता है जिसने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया है, उसमें pH पढ़ लेते हैं, उसमें pH कराते नहीं कराते हैं। तो आप बताओ इस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये एसिड है बेस है, बेस की pH 7 होती है, 7 से कम 7 से ज्यादा होती है, तो आंसर pH तो 7 से ज्यादा बनेगी, बिल्कुल ठीक है ये बात भी। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7 नहीं, तो आंसर है 2 और 3। आगे चलें। बेरियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। आप देख एक चीज नोट कर रहे हो बच्चों, ये देखो बेरियम जो है वो सल्फेट के पास चला गया, बेरियम एक्सचेंज हो गया, उसने बेरियम सल्फेट बना दिया। अमोनियम सल्फेट जो है वो अब अमोनियम क्या बना चुका है, क्लोराइड। तो एक डिस्प्लेस नहीं हुआ, दोनों डिस्प्लेस हुए हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, और आप बताओ बेरियम सल्फेट इसमें प्रेसिपिटेट होता है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो एक चीज वहां पे क्या हो रही होगी, प्रेसिपिटेट। क्लियर है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट और किसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, NaCl AgNO3, ये क्या लग रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी है, ये भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट लग रही है, क्योंकि जिंक आ गया सल्फाइड के साथ, H आ गया क्लोराइड के साथ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, K आ गया इधर और K सल्फ्यूरिक का H निकल के K आ गया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें 3 डबल डिस्प्लेसमेंट है और एक क्या है, तो कौन सी अलग है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये अलग है। ठीक है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। कह रहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट बता रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें पी क्यू जो है आर से रिएक्ट करने के बाद
पी आर के साथ कंपाउंड बना रहा है और क्यू को कह रहा है तू बाहर निकल ले। ऐसा जानते हो कब होता है? जब एक ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि आर पी से ज्यादा क्या रहा होगा, रिएक्टिव रहा होगा, तभी तो उसने स्टेबल कंपाउंड बना लिया। तो ऑप्शन ए, द टाइप ऑफ आयन आर इन द प्रोडक्ट, कह रहा है आर क्या है। देखो एक बात देखना जरा ध्यान से, जब पी क्यू लिखा ना इसने पी क्यू, तो नॉर्मली आयनिक रिएक्शन में पहले कटायन लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, अनायन लिखते हैं। ये नॉर्मल, जैसे NaCl को कैसे लिखते हो आप, सोडियम क्लोराइड लिखते हो या ClNa लिखते हो? अब सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना, तो पहले कटायन लिखते हो, बाद में क्या लिखते हो? अच्छा, अब आर आ रहा है, आर पी के साथ आ गया है, यानी कि पी और आर ने दोस्ती कर ली है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आर भी तो अनायन ही होगा ना, अनायन ही तो अनायन को हटा सकता है, नेगेटिव ही तो नेगेटिव को हटाएगा। तो आर इसमें क्या लग रहा है आपको, आर अनायन है, तो ये दोनों बातें सही हो सकती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पी आर, अब तो पी आर ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? स्टेबल होगा तभी तो बना है, मोर स्टेबल। तो ऑप्शन सी, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है जी, ऑप्शन सी। अब बताओ इसमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, कौन सी? कि पहले कटायन लिखते हैं बाद में अनायन लिखते हैं, वो नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाएगा। फिर अनायन अनायन को हटा सकता है, क्योंकि कटायन तो वहां पर आ ही था, पी तो कटायन ही था। अब जब इस एक्टिविटी को देखिए बच्चे, ये एक्टिविटी को देखिए, लेड नाइट्रेट आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, और ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है? NO2, याद है आप लोगों को? और ये कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन आपके एनसीईआरटी में 3 दे रखी है, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल, एक इलेक्ट्रिकल। तीनों के एग्जांपल याद कर देना विद डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल, जिसमें वाटर बनता है, वाटर डिकम्पोज होता है H2 और O2 में, 1:8 मास रेशो, 2:1 वॉल्यूम रेशो। आ जाओ जी, अब आंसर ढूंढने क्या है, आ जाओ बच्चे, बताओ जी क्या है? क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही कह रहा है। ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं? NO2 की तो होती है। NO2 को कैसे रीड करोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही बात है। चले आगे। अब देखो यहां पे क्या कंफ्यूज कर रहा है, ब्राउन फ्यूम किसकी है? लेड ऑक्साइड की नहीं, ब्राउन फ्यूम NO2 की होती है। इवन 11-12 में भी साइंस लोगे ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे लैब में प्रैक्टिकल करोगे, तो सॉल्ट एनालिसिस में जो भी ब्राउन गैस निकलेगी समझ आना वो कौन सी गैस निकल रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 निकल रही है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, Fe के आगे x, वाटर के आगे y, Fe3O4 4H2। अब वो कह रहा है x और y की वैल्यू की रेशियो निकालनी है। पहले तो बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद आपने x और y की रेशियो निकालनी है। आओ जरा बैलेंसिंग देखते हैं कैसे होगी। इसमें O कितने हैं? 4। O कितने बच्चों? 4। तो यहां पे क्या लगाएंगे आप? 4। अब H कितने हो गए? 8। H तो इसने 8 करके ही दिए, हमारा काम आसान कर दिया। अब तो आयरन कितने हैं इसके अंदर? आयरन 3 है, तो इस आयरन के आगे क्या लगाओगे? तो X इज टू Y क्या हो जाएगा? 3:4। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, उसने बैलेंसिंग को अलग अंदाज में पूछ लिया है, तो बैलेंसिंग ही ना। चले आगे। नेक्स्ट, ग्लूकोज प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर। आओ बैलेंस करते हैं इसको। ये तो आपको लाइफ प्रोसेस में भी कराई हुई है। कार्बन 6 है, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन 12 है, 2 तो है ही है, 2 को 12 बनाने का तरीका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस X और Y दोनों क्या है? 6 and 6। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। कह रहा है इसमें कौन सॉलिड बनेगा। देखो वही बात है, भी पीछे क्वेश्चन आया था ये, पर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल लगा, दिखाता हूं कैसे। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि वीडियो में दिख जाए बच्चे को। ये देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसमें BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो है ये
सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेरियम किसको जाके पकड़ लेगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बेरियम सल्फेट का इसके अंदर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब किस फॉर्म में बनेगा ये, तो इस पूरी रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म में कौन सी चीज बनेगी, बेरियम सल्फेट। आ जाओ, बताओ जी क्वेश्चन में 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, लो जी फिर एक सेटअप दे दिया उसने। इस सेटअप में जरा देखो क्या दे रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl है और सोडियम कार्बोनेट है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर की नॉलेज भी होनी चाहिए एसिड बेस सॉल्ट की, तभी मैंने आपको मैसेज किया था एसिड बेस सॉल्ट भी पढ़ के आना। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, बताना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट कर रही है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। कह रहे जब हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग अ गैस प्रोड्यूस इन X, द X फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन डिकलराइज। कह रहे इसमें से एक गैस निकली X। अब आप जानते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो गैस कौन सी प्रोड्यूस करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को जाके क्या कर देती है, मिल्की करती है, और उसी गैस को लाइम वाटर में ज़्यादा देर तक पार करते रहो तो वही मिल्कीनेस को क्या कर देता है, तो जो कार्बोनेट होता है वो बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर देख लो क्या है इसका, तो बताओ मिल्की क्यों होता है, बताओ कौन सी गैस होती है मिल्की जो करती है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल्की करती है, और मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में चली जाए तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर देखते हैं क्या है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन, आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, कह रहा है कलरलेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलरलेस नहीं हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हुआ है। और मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। It turns milky due to the formation of calcium carbonate, and on passing excess of carbon dioxide it become colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, सही कह रहा है ये बात, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिविशा पुट्स जिंक प्लेट इनटू द कॉपर सल्फेट। आपको आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है यहां पर, क्योंकि जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। पर आगे देखते हैं क्या कहता है, शी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स फेडर। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, और ये एक्टिविटी हमने नोट्स में कर रखी है, उसका ब्लू कलर डिसअपीयर होने लगता है, धीरे धीरे लाइट होने लगता है, हल्का होने लगता है। आफ्टर फ्यू डेज शी टुक आउट द प्लेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, टू हर सरप्राइज शी सॉस नंबर ऑफ होल्स इन द जिंक प्लेट। अब जो जिंक प्लेट है वो कह रही है ये रही जिंक प्लेट, और किसके अंदर रखा हुआ है, किसके अंदर रखा हुआ उसको, कॉपर सल्फेट के अंदर। अब जिंक जो है यहां से यहां आना शुरू हो जाएगा, और कॉपर जो है यहां से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो कह रही है कि जिंक की रोड में धीरे धीरे छेद हो गए, वो तो हो ही गए, क्योंकि जिंक धीरे धीरे उतर के किस में आना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो Cu तो जिंक के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ना, तो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर की डिपोजिशन होती है इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पे ध्यान रखना, एक्चुअली क्या होता है एमसीक्यू करते करते आप सही ऑप्शन ढूंढ रहे होते हो। अब वहां पे पता क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ब्रेन एकदम से सही ढूंढते ढूंढते उसको क्या ढूंढना पड़ रहा है, जो सही नहीं है। तो कई बार बच्चा क्या लगता है जो सही होता है उसको टिक कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना बच्चे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपकी 10th नहीं, जब तक एग्जाम दोगे ऐसे क्वेश्चन साथ में एक आधा क्वेश्चन डाल देते हैं। और देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा सही कारण नहीं है, यानी कि इसमें 3 कारण सही लिखे होंगे, एक कारण क्या लिखा होगा गलत, उसको ढूंढना है।
द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू पेल ग्रीन। कह रहे हैं जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या जिंक सल्फेट ग्रीन कलर का होता है? बोलो, इसमें क्या बनेगा? कॉपर तो यहां डिपॉजिट हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट का कोई रंग ही नहीं होता, व्हाइट कलर का, कलरलेस होता है। द जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। सिंगल है डबल है? सिंगल है। अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज फाउंड ऑन द प्लेट। जो आपका डाउट था कि कॉपर कहां गया, कॉपर उठ के इस रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की कॉपर की कलर होती है। तो जिंक वहां से उतर भी तो रहा है ना, कई कई जगह से जिंक उतरेगा, कई कई जगह पे जिंक की जगह कॉपर डिपॉजिट होगा। तो ऐसा नहीं कि जहां जहां होल होंगे वहीं वहीं कॉपर आके भर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। होल कहीं और हो रहे हैं, कॉपर कहीं और डिपॉजिट हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, मतलब इनकरेक्ट आंसर, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। पर इसे देखो, आपको हिंट क्या दिया, कह रहे पेल ग्रीन हो गया। पेल ग्रीन नहीं होता। बच्चे आप बताओ, इस क्वेश्चन में अगर बच्चे को नॉलेज नहीं होगी कलर की तो आप फंस जाओगे ना। कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था और एसिड बेस करवा रहा था, मैंने आपको एक सलाह दी थी कि जितने भी कंपाउंड्स के कलर हैं या कुछ गैसेस के कलर हैं उनको याद कर लो, वहां से हिंट निकल आता क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे? जी आपको रिएक्शन दी हुई है Fe3O4H2 Fe+H2O। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ये देना है। छोड़ दो, पहले हम सही चीज ढूंढ लेते हैं क्या हो रहा है। आओ जरा इसमें देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन में। आप देखो Fe3O4 Fe में जा रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। O का आना ऑक्सीडेशन, O का जाना रिडक्शन। तो आप बताओ Fe3O4 का इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अगर हमें एक चीज का पता चल जाए बाकी चारों पता चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है, एजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 O को गेन कर रहा है। O को गेन करना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी कि H2 का इसमें क्या हो रहा है? H2 का इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और H2 एक एजेंट है। कौन सा एजेंट है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सही ऑप्शन ढूंढ लो। आओ देखते हैं। वाटर ऑक्सीडाइज, एक बात बताऊं, इनको तो देखना ही मत, आप रिएक्टेंट की बात करना जो भी करनी हो, प्रोडक्ट की कोई बात मत करना। नेक्स्ट Fe3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, हाँ Fe3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही लिखा है इसने। आगे चलते हैं। H2 रिड्यूसिंग एजेंट, H2 रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर कह रहा है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कह रहा है ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? बताओ, H2 ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ है? तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, सही बात। H2 ऑक्सीडाइज हुआ है तो एजेंट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात। तो Fe3O4 रिड्यूस होगा तो एजेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चन कर लेना, बच्चे फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलें। लो जी, फिर एक्टिविटी आ गई भाई। ये वाटर का डिकम्पोजिशन है, वाटर का थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो जो जो एक्टिविटी में डायग्राम है उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना बच्चे एनसीईआरटी से। ठीक है? आओ, द टीचर डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम है। शी ड्रॉ डायग्राम टू ऑफ द प्रोसेस एंड आल्सो लेबल। उसने लेबलिंग कर दी, ए और बी को लेबल कर दिया, ए और बी को लेबल कर दिया। ये राइट साइड वाली ए है और लेफ्ट साइड वाली बी है। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम को जरा ध्यान से दोबारा देखो। ये देखो, ये देखो, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। मैं आपको डायग्राम से पूरा दोबारा समझा देता हूं। आपको याद है वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता था तो वाटर किस में कन्वर्ट होता था? H2 गैस में और O2 गैस में। जब बैलेंस करते थे तो कैसे बैलेंसिंग होती थी? ऐसे होती थी। यानी कि H2 का वॉल्यूम डबल होता था और O2 का वॉल्यूम उससे हाफ होता था। तो वॉल्यूम रेशियो क्या होती थी? 2:1। और अगर मास रेशियो आ जाए, 2024 में मास रेशियो आ गई थी। 2024 में किसकी रेशियो आ गई थी मेरे बच्चों? मास रेशियो आ गई थी। हाँ जी। तो H2 और O2 की वॉल्यूम रेशियो आए, ये वॉल्यूम रेशियो होती है।
पर 2024 का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें मास रेशियो आगे थी और बच्चे 2:1 लगा के आगे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में मास रेशियो कहीं लिखी नहीं है। मास रेशियो लिखती है क्लास 11th में, सॉरी क्लास 9th में मास रेशियो लिखी हुई है। तो 9th में मास रेशियो लिखी हुई है तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मास रेशियो क्या हो जाएगी, अगर H और O की रेशियो आएगी तो 1:8, अगर O और H की रेशियो आएगी तो 8:2, पर अगर वॉल्यूम रेशियो आएगी तो 2:1 लिख के आना। ध्यान रखना है इस बात को। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, पर मैं आपको रिवीजन के माध्यम से आपको चीज़ें और रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन एक और होता है, मुझसे रिवीजन तो कर ही लेते ना, आपकी चीज़ रिवाइज होगी। हाँ, एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जो H2 होती है ना, ये आपको कौन सी रोड पे मिलेगी, आपको हमेशा कैथोड पे, और O2 कहाँ मिलेगी। और एक और बात बताऊँ, आपने 10th के बाद साइंस ले ली ना, साइंस लेने के बाद 12th में भी कैथोड पे H2 बनाना, हमेशा कैथोड पे क्या बनाना, H2 बनाना। लॉजिक मैं आपको 12th में सिखाऊंगा अगर केमिस्ट्री लोगे तो, पर अभी जरूरत नहीं, मैं समझता अभी मैं जरूरत नहीं समझता। कैथोड पे ही H2 बनाना, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो आपको इसमें कैथोड कौन सी दिखाई है, ये वाली कैथोड है, यानी कि A इज कैथोड, यानी कि कैथोड में कौन सी गैस बनेगी और एनोड में कौन सी गैस बनेगी, O2, ठीक है। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, पहले आपको एक जनरल रिवीजन करा दी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या। Study the diagram carefully and select the statement from the given option that helps to identify the gases. कह रहा वो स्टेटमेंट को ढूंढो जिससे गैस आइडेंटिफाई हो। अब H2 गैस की डिटेक्शन होती है बर्न्स विद पॉप साउंड, और O2 गैस की निशानी होती है इट सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है। अब देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, द अमाउंट ऑफ गैस A कलेक्टेड इज डबल दैट ऑफ B। सही कह रहा है गलत कह रहा है, मैंने कहा A में H2 बनेगी और H2 का वॉल्यूम डबल होता है। द गैस A इज कलेक्टेड एट कैथोड, जो गैस A है ये रही कलेक्टेड एट कैथोड। द मैच स्टिक बर्न्स ब्राइटली व्हेन ब्रॉट नियर द गैस A बट बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द गैस B। उल्टा बोल दिया इसने, जो A होगी A के अंदर H2 बनेगी और A विल बर्न विद पॉप साउंड, और जो B होगी B में O2 होगी, B विल सपोर्ट कंबशन, यानी कि उससे माचिस की तीली जलेगी, बुझेगी नहीं। लॉजिक समझ में आ गया। तो आप बताओ इससे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गैस को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रही है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रही है, द गैस इज कलेक्टेड एट, और सेकंड क्या कह रही है, द अमाउंट ऑफ गैस A इज डबल दैट ऑफ B। ये हेल्प कर रही है नहीं कर रही, कौन सी गैस है, तो 2 हो गया। क्या 1 हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है गैस को, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है ताकि कंडक्शन बढ़ सके, क्योंकि प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर। तो 2 तो है ही है, नहीं 3 तो है ही है, 3 के अलावा 4th हो सकती है, जरा बताना। नहीं हो सकती, 4th क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 4th को उसने क्या कर दिया है, तो आंसर 2 और 3 है। आ जाओ जी, फिर वही ऐसा क्वेश्चन अभी आया था पीछे, कह रहा है कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है इनको देख लो, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आर ऑफ सेम टाइप। कह रहा है A B C D में 4 रिएक्शन दिए, इनमें से 2 कौन सी एक जैसी है। छोड़ो क्वेश्चन को, पहले हम क्वेश्चन की एक एक टाइप को रीड कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट KI, ये एक बहुत ही बढ़िया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। लेड ने I को पकड़ लिया, K ने नाइट्रेट को पकड़ लिया, PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है, याद होगा येलो कलर का। कौन से कलर का, याद कर लेना, PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस, अमोनिया HCl के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना रही है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस करके Al2O3 बना रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। KBr क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, KCl के साथ दोस्ती कर रहा है और Br को बाहर कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी 2 रिएक्शन एक जैसी हैं, कौन सी 2 रिएक्शन एक जैसी है, C और D दोनों डिस्प्लेसमेंट हैं, B कॉम्बिनेशन है, A डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलें आगे।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया O2 NO वाटर। अब देखो इसमें O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो कंबशन हो गया। O2 जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। क्या क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकती है, बताना जरा। कॉम्बिनेशन की निशानी क्या होती है, दो चीजें मिलकर एक ही चीज बनाए, दो प्रोडक्ट नहीं हो सकते। कॉम्बिनेशन 2 तो रिजेक्ट हो गया। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होते हैं एक एसिड और एक बेस को आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें NO को गेन कर रहा है, NO को, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ना ये। अच्छा आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ये, बोलो। तो इसमें 2 ऑप्शन निकालनी है, यानी कि 3 तो है ही है, 3 तो है ही है। 3 के साथ फिर कौन सी रिएक्शन बोल दोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। N यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में O2 गेन हो रहा है लेकिन लूज तो कोई भी कर रहा है। हाँ, ये O के अंदर एक, जब मैं बताता हूँ O2 ने एक O तो छोड़ दिया ना, तो ये O को गेन कर रहा है, तो इसने O2 में से एक को निकाल दी, उसने O का लॉस कर दिया। तो O2 खुद रिड्यूस हुआ है। हाँ जी, ठीक है। O2 ने इनको ऑक्सीडाइज किया, खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। करेक्ट में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले Fe प्लस वाटर की रिएक्शन देख लो। O Fe गेन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। ये पीछे मैंने कराई थी, अब मैं दोबारा नहीं करा रहा। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। आयरन O को गेन कर रहा है, पहली ऑप्शन ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर O का लॉस कर रहा है तो वाटर रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियस है, जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वाटर क्या हो रहा होगा, रिड्यूस ही हो रहा होगा। एक बात बताओ, वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है गलत है, ये भी सही है। वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वाटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो पहली सही है, दूसरी सही है, चौथी ठीक है। पहली, दूसरी, चौथी ठीक है। इसने गलत प्रिंट किया हुआ है, ये रहा पहला, दूसरा, चौथा, मिल गया आंसर। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट किस में रिलीज होगी, देखो। क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आप बताओ, अब बच्चा कहेगा सर मैं कैसे कैसे याद करूं, बड़ा आसान तरीका है। एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी दे रखी है, कोई बात नहीं, भूल गए हो तो एक बात याद करो। जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, जब भी हीट रिलीज होगी, और जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, या तो लाइट की फॉर्म में होगी, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी। तभी वो डिकम्पोजिशन 3 तरीके की होती थी, थर्मल डिकम्पोजिशन होती थी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होती थी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होती थी। तो आप बताओ, पहली रिएक्शन वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन कर रहे हैं तो हीट रिलीज होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड पक्का होगी, क्योंकि जब एसिड के अंदर पानी डालते हैं तो हीट रिलीज होती है। तभी हमें डाइल्यूट करते वक्त ध्यान देना होता है, एसिड में कभी पानी नहीं डालते, पानी में ऐसे डालते हैं ड्रॉप वाइज विद कांस्टेंट स्टरिंग। याद आया कुछ, पहला भी और दूसरा भी दोनों हीट रिलीज होंगी, यानी कि दोनों की दोनों कौन सी प्रोसेस हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एक बात बताओ, पानी जब इवेपोरेट होता है तो पानी हीट लेता है तो इवेपोरेट होता है, पानी बिना हीट लिए इवेपोरेट हो जाएगा नहीं। तो बताओ पानी का इवेपोरेट होना, हीट लेके इवेपोरेट होना, एंडो या एक्सो, एंट्री एंडो। सब्लिमेशन, एक बात बताओ, सॉलिड गैस में जाएगा उसको सब्लिमेशन, सॉलिड गैस में बिना हीट लिए जाएगा नहीं, तो बिना हीट लिए नहीं जाएगा, यानी कि सॉलिड का गैस में जाना एंडो होता है, एक्सो होता है, एंडो होता है। तो दूसरी और पहली एक्सो है, तीसरी और चौथी एंडो है। ठीक है, आंसर हो गया। आगे चलें, ये लो भाई क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोलिसिस वाला। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, पर किसकी रेशियो पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दियो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन जरा देख लेना बोर्ड के पेपर में, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, तो क्या रेशियो आ जाएगी बताओ, 2:1। और अगर मास रेशियो आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मास रेशियो आती तो 8:1। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वॉल्यूम रेशियो आती तो 1:2। बी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन के जरिए उससे आसपास के क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग
वही बात, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ढूंढना है। एंडो मतलब हीट की एंट्री, जिसमें हीट आएगी उसको एंडो कहते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंडो होगा एक्सो होगा, एक्सो एसिड में पानी डालोगे हीट रिलीज होगी। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अब मैंने कहा सब्लिमेशन होता है सॉलिड का गैस में जाना, और सॉलिड बिना हीट लिए तो गैस में जाएगा नहीं, हीट की एंट्री मतलब एंडो, तो सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक। आगे चलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। मेरे बच्चों अब मैं आपको चीज बताता हूं, अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंडो एक्सो है, उसका एक तरीका होता है। मैं आपको चीज बताता हूं, ये देखो बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझना। कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, आप इसकी रिएक्शन लिखो। वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर लिक्विड में, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। दिस इज कंडेंसेशन। नहीं पता लगा पा रहे एंडो एक्सो है, नहीं दिमाग काम कर रहा, आप इसको उल्टा कर दो। आप जब इसको उल्टा कर दोगे तो वाटर लिक्विड गिव्स वाटर गैस। अब आप सोचो ये तो इवेपोरेशन है। अब बताओ पानी इवेपोरेट होता है तो हीट लेके इवेपोरेट होता है ना, हीट बिना लिए तो इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो पानी का इवेपोरेट होना एंडोथर्मिक होगा। तो आपको इसका बैकवर्ड पता है एंडो है, तो फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ढूंढ लोगे अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो। आ जाओ, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज एक्सो, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सो, सब्लिमेशन इज एंडो, एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वही आ गया वाटर का इवेपोरेशन होना, ये भी क्या हो जाएगा, एंडो। तो इसमें एंडो दो दे रखी हैं, ढूंढ लोगे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे आया था, बस क्वेश्चन के पूछने का अंदाज बदल दिया उसने। और देखते हैं क्या, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, ध्यान रखना, पीबी की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। कह रहे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब सारी दुनिया जानती है येलो प्रेसिपिटेट किसका बनता है, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज नेट ऑफ, कह रहे लेड नाइट्रेट लैब में नहीं पड़ा हुआ, यानी कि ये लैब में नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, कह रहे इनमें से कौन सा लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट की जगह यूज कर सकते हैं। लेड सल्फेट नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। क्या है वो, एक बात बताओ, मुझको इस टेस्ट ट्यूब में भी सॉल्युबल चीज चाहिए, इस टेस्ट ट्यूब में भी सॉल्युबल चीज चाहिए, तभी तो मिक्स करूंगा। तो क्या मैं लेड सल्फेट इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ले सकता हूं, नहीं ले सकता। दो जब तक एक्वस नहीं होंगे तब तक उधर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट क्या कर देगा, मुझको PbI2 का प्रेसिपिटेट चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट से कैसे बन जाएगा। अरे मैं केले से मैंगो शेक थोड़ा ना बना लूंगा, मैंगो शेक बनाने के लिए आपको मार्केट से आम लाना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट की जगह, अमोनियम नाइट्रेट से मैं काम कैसे चलाऊंगा, मुझको उधर प्रेसिपिटेट किसका बनाना है, लेड आयोडाइड का। तो लेड का ही कंपाउंड लूंगा, अमोनियम नाइट्रेट क्या कर लेगा भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पोटेशियम सल्फेट, फिर वही बात, लेड तो है ही नहीं इसमें, तो क्या लूंगा मैं, लेड एसीटेट से PbI2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना, हो जाएगा। Which of the following gases can be used for the storage of fresh sample of oil for long time? कह रहा हमने तेल को संभाल के रखना है, कौन सी गैस यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम। ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे, हीलियम रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस है। O2 मत लिख देना, O2 रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन देखिएगा जी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस। KClO3 को हीट करके KCl + O2, कह रहे इस रिएक्शन से हमने O2 बनाई। दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल, हीट करना थर्मल हो गया। आओ देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल डिकम्पोजिशन है। एंड एंडोथर्मिक भी है। अरे हीट, एनी डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक, चाहे वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो
चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन हो, एंडो होगी। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले में आंसर मिल गया। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कह रहे इनमें से कौन सी, ये तो रिपीट हो गया, अभी किया तो था, कॉपर वाला आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आओ कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। KClO3 डिकम्पोजिशन, ये भी रिपीट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मोजले, आओ जी। ओ भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इनको कर जाना, ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आना, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब इस चैप्टर को पढ़ के आए साथ में एसिड बेस सॉल्ट भी पढ़ के आना, क्योंकि इसमें देखा आपने कई क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट के आ रखे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे। तो ये असाइनमेंट वो बच्चा करेगा जिसे एसिड बेस नहीं किया, कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है। तो आप एक बार वो भी रिवाइज करके ना, तब तक बाय नंबर से ध्यान रखो। टेक केयर।